सदन में गूंजा बेरोजगारी का मुद्दा। सीएमआई की मान्यता को लेकर हंगामा। अभी किसी भी प्रदेश का सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं होता है। सिर्फ एक ही संस्था अध्यक्ष महोदय, जो अभी प्राइवेट संस्था अध्यक्ष महोदय जो बेरोजगारी आंकड़ा प्रस्तुत करती है, उसके अलावा कोई और संस्था है नहीं। तो उसने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, हम उसको मान्यता नहीं देते अध्यक्ष। गुरुवार को सदन में बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। सदन में अजय चंद्राकर ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से कई सवाल किए। चंद्राकर ने सदन में सीएमआई को 2 करोड़ का विज्ञापन देने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही सीएमआई की मान्यता को लेकर भी सवाल खड़े किए। जाहिर है कि कांग्रेस सरकार 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। ऐसे में विपक्ष ने सरकार से बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर जमकर घेरा। सीएमआई जिसकी मान्यता सरकार नहीं देती, 0.4%, 0.5% छत्तीसगढ़ में न्यूनतम बेरोजगारी दर, इस विषय में 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। इसी में उत्तर में 2 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। शासन ने दिया? हाँ, शासन ने दिया। तो क्या यह अनियमितता की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? और यदि आप अनियमितता मानते हैं, ऐसा दे सकते हैं प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट में, तो क्या उसकी वसूली होगी? मामले में मंत्री उमेश पटेल ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। साथ ही सरकार ने भी माना कि सीएमआई सरकारी संस्था नहीं है। तो वहीं जवाब देने के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। उमेश पटेल ने यह भी साफ किया कि सीएमआई को विज्ञापन देने के पीछे सच्चाई क्या है। मैं सबके लिए क्लियर करने के लिए बात कर दूं, ये विज्ञापन उस संस्था को नहीं गया अध्यक्ष महोदय। उस संस्था ने जो कोट किया, उस कोटेशन को हमने पेपरों के माध्यम से विज्ञापित किया अध्यक्ष महोदय। ये कोई उस संस्था को विज्ञापन नहीं गया है। ये मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रही बहस के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब सत्ता पक्ष ने इस पर बहस नहीं करने की बात स्पीकर से कही। हालांकि स्पीकर चरणदास महंत ने सरकार को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। आप मेरे पर छोड़िए ना। नहीं सुने तो कितना, लेकिन 15-20 से ऊपर पूछ चुके हैं। जो मामला छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वो मेरे लिए ज्यादा गंभीर है। मैं उसमें 2, 3, 4, 5 जितनी जरूरत समझूंगा उसकी अनुमति दूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठा रही है और इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को सरकार पैसा देगी, लेकिन किसे देगी, कैसे देगी और कितनों को देगी, यह आंकड़ा अब तक सरकार के पास भी नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि आज विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या को लेकर जब सवाल उठा तो उमेश पटेल ने कहा, आंकड़ों पर लेकर हाथ खड़े कर दिए और मुद्दा जब और गर्मा गया, राज्य सरकार बेरोजगारों को लेकर जिस संस्था को आधार मान रही थी उसकी मान्यता पर ही सवाल खड़े हो गए। खैर, यह बातें तो सियासी है, लेकिन यह बात सोचनी भी है कि जब आंकड़े ही नहीं है सरकार के पास, तो फिर कितनों को बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी और कितने युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। आज हम चर्चा बेरोजगारी भत्ते पर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यह सवाल भी उठाएंगे कि बजट में बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं पर जो नया दांव सरकार ने खेला था, आज के खुलासे के बाद कहीं वह दांव उल्टा तो सरकार पर नहीं पड़ जाएगा। बेरोजगारों पर रार, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बहसखात मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं इनका। हमारे साथ केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमित जी के पास चलूंगा। अमित जी, किसको मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, कितनों को मिलेगा? और सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये दोनों शब्द मैंने आपसे कहे, किसको और कितनों को, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बेरोजगार भी देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्लियर कर दीजिए अमित जी। देखिए, आपने 2 प्रश्न किया, कितनों को मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो 1 अप्रैल के उसमें 12वीं पास होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका 2 साल पूर्व रोजगार कालन में पंजीयन होगा। और ये 2 क्राइटेरिया आपके माध्यम से मैं बता दूं, उसमें कुछ फॉर्म्स लगेंगे। फॉर्म्स जैसे छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, सबसे अहम है, और उसके घर में किसी की भी आय
1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उससे जिस प्रकार से और 75 जो है ध्यान जो है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी आर्थिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो 1 लाख से कम होनी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया एक फॉर्म हम भरवा रहे हैं। अगर आप जनपद में रहते हैं तो वहां गांव में अगर आप हैं तो आप सरपंच से उसमें साइन होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो पार्षद आपका उसमें वेरिफिकेशन करके आपका देंगे। तो उस माध्यम से आप ये पूरा जो 5 नॉर्म्स हैं उस क्राइटेरिया के तहत बेरोजगारी भत्ता उनको प्रदान किया जाएगा। आपने कहा कब से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये चेक के माध्यम से उनके अकाउंट में आएगा। और आपके माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, हम एक एक जो संकल्प पत्र हमने उसे कहा था, हमने आज तक उसमें सारी चीजों को 26 से ज्यादा वादे हमने पूरा किया है। और जिस प्रकार से ये हमारी इच्छा शक्ति बताता है आदित्य जी कि हमने जो कहा है हमने किया है और जो हम अभी कह रहे हैं हम आगे भी करेंगे, क्योंकि ये भूपेश बघेल जी की सरकार है और ऐसे ही लोग नहीं कहते भूपेश है तो भरोसा है, क्रेडिबिलिटी वाली सरकार है। और मैं आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की सरकार यहां पर जो हमने कहा है हम कर रहे हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करते कि चुनाव जीतने के बाद हम कह दें वो तो जुमला था। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि जो क्राइटेरिया मैंने बताया, ये 2 क्राइटेरिया प्रमुख है कि वो 12वीं पास होना चाहिए, उसका रोजगार कार्यालय में उसका पंजीयन होना चाहिए और 1 अप्रैल के बाद से वो मिलना चालू हो जाएगा। और 2500 रुपए मिलेगा तो साल का 30,000, 2 साल का 60,000 रुपए। चलिए अमित जी तो गिना रहे हैं फायदे। केदार जी ऐसा तो नहीं लग रहा है बीजेपी को कि बेरोजगारों के जो दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे आप, क्योंकि बेरोजगारों को इतनी लगेगा आने वाले समय में कि वो आपको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का दांव फेल करने की तैयारी तो है आपकी, लेकिन ऐसा लग रहा है दांव अगर फेल नहीं हुआ तो उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा आपके ऊपर। देखिए भूपेश बघेल जी की तिरस्मी सरकार का तिरस्म अब खुलने लगा है। अब जनता समझने लगी है कि ये जो कहते हैं उसे कागजों में करते हैं और नीचे इतने सारे उसके नियम बना देते हैं कि जो ऊपर उन्होंने घोषणा की है वो उस पर लागू ही कंडीशन अप्लाई होगा भाई, कंडीशंस अप्लाई स्टार बनाकर नीचे 12वीं पास। अब छत्तीसगढ़ में पहले जब हम मध्य प्रदेश में थे तो कई गांव में स्कूल ही नहीं थे। जो आज व्यक्ति बड़ा हो गया और नहीं पढ़ पाया तो बेरोजगार नहीं मानेगी क्या ये सरकार? उसको क्या मानेगी आप? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी भाइयों से कि जो 12वीं पास नहीं है और रोजगार नहीं है उसके पास, तो उसको क्या मानोगे आप? उसके लिए कोई परिभाषा तय की है क्या? क्या परिभाषा है उसकी, बताना होगा आपको। दूसरी बात, इन्होंने 2.5 लाख रुपए पूरे परिवार की आय अगर है तो उस परिवार में किसी को भी बेरोजगार नहीं माना जाएगा। ये दूसरी बड़ी बात। अरे 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हो गए, एक भाई 2.5 लाख कमा ले रहा है, 3 लोग बेरोजगार, तो उसको बेरोजगार नहीं मानेंगे? तो आखिर ये परिभाषाओं को कैसे बना रहे हैं? और कहते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए छत्तीसगढ़ बना रहे हैं कि किसके लिए बना रहे हैं? कि 4 भाई में एक के पास रोजगार है, 2.5 लाख कमा लिया तो 3 को बेरोजगार नहीं मानेंगे? ये मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के नौजवान बेरोजगारों के गाल पर जोरदार तमाचा मार रही है ये सरकार और उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, और वो भी न्याय के मंदिर में। भरी विधानसभा में ये बात कहते हैं, ये नियम लागू करते हैं, और जब पूछा जाता है कि आखिर बेरोजगार आप किसको मानते हैं, कितने लोग हैं, तो आंकड़ा ठन गोपाल है। हवा में चलने वाली ये सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भूपेश जी जिस तिलिस्म को लेकर सरकार बनाए थे वो तिलिस्म अब इनका ढहने लगा है। अब इनका जो काला जादू है ना, वो हाथ की सफाई अब लोगों को दिखने लगी है। 2 और 2 4 ही होता है, 2 और 2 8 कभी नहीं हो सकता भाई साहब, और ना ही 2 और 2 22 हो सकता है। ये सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ किया है, आप देख रहे हैं कि मोहन मरकाम जी जो इनके अध्यक्ष है वो आरोप लगा रहे 7 करोड़ डीएमएफ में गोल। उसके पहले इनके कैबिनेट मिनिस्टर जयसिंह अग्रवाल कहते थे कलेक्टर हमारी जो है वो वहीं सड़क बनाती जहां उसको पैसा मिलता है। आखिर ये है क्या? ये अब सरकार के पास और बच क्या गया है? तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ते के नियम को इनको सुधारना होगा, और हर नौजवान, इन्होंने 25 लाख रजिस्टर्ड करवाए थे आदित्य जी, 90 विधानसभा में इन्होंने बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय खोला था, 90 कार्यालय खोले थे, 25 लाख लोग बेरोजगार है कहा था। कहां गया वो कार्यालय का इनका रजिस्ट्रेशन नंबर? मुझे अच्छे से याद है, हर विधानसभा में खुला था इनका, बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन होगा और इनको 2,500 मिलेगा। कहां है वो रजिस्ट्रेशन की कॉपी? भूपेश जी क्या वो तिलिस्म के अंदर, जैकेट के अंदर घुस गई? उचित जी पहले ही हमने सवाल कई बार उठाया है, क्या बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिल पाएगा छत्तीसगढ़ के युवाओं को? आज के खुलासे के बाद यह बात तो बेहद साफ है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं है। किस तरह से इस पूरे सिनारियो को आप देख रहे हैं उचित जी?
देखिए, अभी जिस तरीके के आंकड़े आए, आप शुरुआती दौर से हमको देखना पड़ेगा कि केंद्र भी अब इस तरीके के बेरोजगारी दर के निकालना बंद कर दिए। हकीकत तो ये शुरुआत जो जड़ है, जो वहीं से डेटा नहीं आ रहा है, तो आदमी आधार माने किसको। अब सीएमआई की रिपोर्ट आप देखें तो सीएमआई की रिपोर्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट एजेंसी है, सरकार ने खुद माना कि उसकी कोई आधार मतलब उसको मान्यता नहीं दी है, उसको ऑथेंटिसिटी नहीं दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जगह पे अजय चंद्राकर जी बात कर रहे थे कि उसको ऑथेंटिसिटी नहीं दे रहे हैं, इसके पूर्व में भी तो उसी ऑथेंटिसिटी सीएमआई कंपनी में काम हो रहे थे। उस रमन सरकार के भी जो आंकड़े आ रहे थे वो सीएमआई कंपनी ने भी दिया, उसी आधार पे तो अन्य राज्य भी दे रहे हैं। क्योंकि मूल जड़ जो है केंद्र है, वो जिस तरीके के आंकड़े जिसको प्रस्तुत करना चाहिए और जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है, वो इस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत कर नहीं रहे हैं, ताकि बेरोजगारों का कोई आंकड़ा नहीं रहे। इस शुरुआत वहां से होती है। अब हकीकत यह है कि वर्तमान सरकार ने दावा तो कर दिया है, लेकिन उस दावे में उसमें इतने इफ एंड बट्स तो किंतु परंतु उन्होंने लगा दिए हैं कि बहुत कम से कम आज जो 19,82,000 का डेटा प्रस्तुत किया गया बेरोजगारी का, जो पूर्व में जो 22 लाख 25 लाख कांग्रेस ही कहते थे, आज 19,82,000 है। तो क्या 19,82,000 के आंकड़े जो उनकी शर्तें हैं, कौन पात्र है कौन अपात्र है, उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि कुछ कर पाना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 80,000 को फायदा देंगे और 19 लाख इनसे खफा हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर तो कांग्रेस की सुनिएगा ध्यान से उचित जी बात जी। तो ये बात जो है मैं कहना समझ में आ रही है कि उसमें इफ एंड बट्स, एक ही परिवार में दो भाई हैं, दोनों ग्रेजुएट हैं, दोनों बेरोजगार है, और आपके हिसाब से आप एक ही को लाभ देंगे, तो ये विसंगतियां बहुत है। और अभी तो ये आया है बाजार में, अब इसमें कितने बवाल होगा। वो मनरेगा में भी काम करेगा तो भी उसको 2.5 लाख से उसकी ज्यादा इनकम हो जाएगी, परिवार में 4 सदस्य है तो ये जो आंकड़े हैं, इस पे बहुत शोध की अभी और आवश्यकता है। इतनी जल्दी आप पटल पे लाने की हड़बड़ी ना करें, कुछ उसमें और शोध कीजिए, उसके बाद लाई तो शायद आपको इसका लाभ मिल पाएगा, जो हमको समझ में आ रहा है। अमित जी, आप लोगों ने मापदंड तय कर लिए, ऐसे में आज जब ये बातें सामने आ रही कि आंकड़े सरकार के पास है ही नहीं, तो फिर क्या आधार होगा बेरोजगारी भत्ता देने का? ऐसा तो नहीं बेरोजगारी भत्ता के नाम से युवा ठगी का शिकार हो जाएगा? कहीं दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया आपको, ऐसा लग रहा है अमित जी? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जब छत्तीसगढ़ का युवा कहता है ना भूपेश है तो भरोसा है, और आपको मैं बता दूं 18,78,126 पंजीकृत हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई अभी केदार भैया बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, और मैं उनका ही पहले जवाब दे दूं। उन्होंने हम पे आरोप लगाए, तो ये वो सरकार है जिन्होंने खुद वादा करके वो आए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, और आज 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 12 करोड़ लोगों से ज्यादा का रोजगार इन्होंने छीन लिया। और आज भी ये चर्चा उस पर नहीं कर चाहते कि बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई पे चर्चा नहीं करते। हम तो दे रहे हैं, हमने तो इच्छा जताई है और हम देंगे। मैंने जैसा कहा ना, हमने जो कहा है हम उसका हमने जो संकल्प लिया था हम उसका कोई विकल्प नहीं ढूंढते, हम लगातार काम कर रहे हैं। शायद इसीलिए मैं कहता हूं आदित्य जी कि कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। तो छत्तीसगढ़ अमित जी का शेर आज सुनने नहीं मिला मुझे। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूं आदित्य जी कि छत्तीसगढ़ का एक एक युवक जानता है, जब किसी छत्तीसगढ़ में जब से पिछले 4.5 सालों से हमने जो काम किया है, अब हम इस जनता के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और आपके माध्यम से मैं फिर ये कह दूं कि वो लोग हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिन्होंने 3, 8 और 13 में जो भी वादे किए थे उससे एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। खैर ये उनका अपनी सोच है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर जनता जनार्दन होती है साहब, अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो जनता हमें 5-5 उपचुनाव नहीं जिताती, लगातार हमें चुनाव नहीं जिताती, उनका प्यार और आशीर्वाद हमें नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का नवयुवक को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है और लोग इसीलिए कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। केदार जी, युवाओं को लेकर आपकी सोच शुरू से नकारात्मक रही, कांग्रेस का कहना है। एक भी पद आप लोगों ने इतने सालों में नहीं निकाले। आज जब युवाओं को भत्ता देने की बात आ रही तो भी आप लोग उसमें नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं। आंकड़े तो आ जाएंगे ना, मंगा लेंगे, दिक्कत क्या है उसमें? केदार जी देखिए, उचित शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात आपको कही। 19,82,000 का आंकड़ा है और जो नियम है शायद 80,000 को भी ना मिल पाए। और मेरे कहने का ये मतलब है भाई साहब कि 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए बजट में रखा, 19,82,000 मेरे मित्र प्रवक्ता कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दलील रखते हैं ये अपने लोगों की, तो इनकी बातों पे भरोसा तो मैं करता हूं कि 19,82,000 होंगे। अब जरा 2,500 से गुणा करके तो देख लो,
मेरे ख्याल से 4,500 करोड़ रुपए एक महीने का आएगा। अमित जी। तो ये 250 करोड़ रुपए किसके लिए रखा है? अरे काला जादू चलने वाला नहीं है, सबके हाथ में कैलकुलेटर है और आंकड़े हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यही छत्तीसगढ़ की जनता को, जिसने आपको 71-72 सीट दी, जिसने आपको 5 उपचुनाव दिए। मेरे साथी कह रहे हैं, मैं तारीफ करूंगा। ये काला जादू खत्म करिए, ये तिलिस्म का बाजार आप छत्तीसगढ़ से खत्म कीजिए। विधानसभा न्याय का मंदिर है, वहां न्याय दिलाइए, झूठ बोलना बंद कीजिए। क्या तमाशा है? 19,82,000 बेरोजगार और 250 करोड़ रुपया उसका सैंक्शन। किस बात पर आप किसको बेस मान रहे हैं? प्राइवेट कंपनी को आधार मान रहे हैं, जिसका पता नहीं क्या ठिकाना है क्या नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। 19,82,000 आंकड़े तो है। कांग्रेस के राजीव भवन में वो रजिस्टर कहां रख दिया जिसमें 90 विधानसभा के आंकड़े थे, 25 लाख के आंकड़े मुझे अच्छे से याद है। इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था ये छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोग बेरोजगार है, और वो 2,500 के हिसाब से अगर उसका पैसा जोड़ूंगा ना आदित्य जी, तो पता नहीं ये भूपेश बघेल जी और कितने हजार करोड़ का 55,000 करोड़ तो ले लिया 4-4.5 सालों में, और एक ईंट नहीं रखी विकास की। छत्तीसगढ़ महतारी को ऐसे ही इन्होंने कर्जदार बना दिया और बेरोजगारों को पैसा नहीं दे रहे, किसानों के नाम से ठगी कर रहे, किसानों के नाम से लोन लेकर बैठ गए। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं फिर से कहूंगा, तिलिस्म टूट चुका है। 2023 में विदाई तय है। ठीक है उचित जी, 2023 के विधानसभा चुनाव में युवा बड़ा फैक्टर होंगे, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। ऐसे में इस मिशन को लेकर फेल करने में बीजेपी अगर कामयाब हो गई, जैसा कि लग रहा है, कायदे केदार जी कह भी रहे हैं कि हम कामयाब हैं, और क्योंकि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं अभी, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव में? उचित जी देखिए, ये युवा हमेशा से एक इफेक्टिव वोटर रहते हैं। हर साल जो है लगभग आप देखिए, ये यूथ जो नए वोटर बनते हैं वो 12वीं पास हो गए। हर साल 3 लाख लोग 12वीं पास हो रहे हैं। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो आप उसको सवाल उठता है कि कैसे आप टेक्निकली उनको आप बेरोजगारी मानोगे। 3 लाख लोग नए हो रहे हैं हर साल, तो बजट आपका कम है, आप नए आपके पैदा हमेशा से होते जा रहे हैं, तो आपको कहीं अट्रैक्ट करने की बजाय कहीं आप उनसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनसे दूरियां बढ़ा ले रहे हैं। कहीं उनको अपने साथ संभालने के चक्कर में आप उनसे कहीं दूरियां ना बढ़ाएं, एक संदेह होता है। ये बात जरूर है कि जो आपने तकनीकी चीज पात्रता को लेकर डाली है वो गैर व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, उसमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, बजट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और एक इस पूरे 23 साल के इस युवा प्रदेश में सबसे ज्यादा नकारात्मक पहलू अगर ये है कि आज भी हम जहां पे रोजगार पे संवाद होना चाहिए वहां हम रोजगार के भत्ते पे संवाद कर रहे हैं। ये बहुत दुखद पहलू है। सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं, सियासी लोग इसके जिम्मेदार हैं कि हम रोजगार उनको दे नहीं पा रहे हैं। उन युवाओं को भत्ता दे के शांत करना, ये भी आपकी फेलियर है, और तमाम उन सियासी लोगों की फेलियर है जो किसी भी पार्टी से आते हो। अमित जी, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था क्या? चुनाव के पहले अचानक बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, लेकिन कैसे दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, क्या कोई तैयारी नहीं की थी? और जब पहले ही कहा जा रहा था कि लाभ नहीं मिल पाएगा, बंदरबाट हो जाएगी, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, क्योंकि बड़े बड़े विज्ञापन जा रहे हैं, हितग्राही कौन है उसका अता पता नहीं है अभी तक। अमित जी देखिए, आपके आदित्य जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पूरा होमवर्क किया गया था, और होमवर्क कोई एक दिन का नहीं था। होमवर्क था पिछले 15 सालों का होमवर्क था। खामियां काफी सारी जी। देखिए, उचित भाई मेरे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र भी हैं, और उन्होंने जो पक्ष रखा मैंने उसके पहले ही सारे तर्क आपको भी दिए थे। अब आपने कहा कि डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, तो जनता विल डिसाइड, पब्लिक जानती है। डिस्ट्रक्टिव हो तो नहीं जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि जनता सारी चीजों को बहुत ही माइनटरी ऑब्जर्वेशन में सारी चीजों को रखती है, और हमारी नियत और इनकी नियत को भी जनता भली भांति जानती है। और मैंने जैसा कहा ना, हम पे प्रश्न चिन्ह, और इनके समय का आंकड़ा भी मैं आपको याद दिला दूं, मुझे याद आ गया 2018 दिसंबर में जो आंकड़े आए थे 22.2% जो था वो बेरोजगारी दर था। और आज का बेरोजगारी दर क्या है, और देश का बेरोजगारी दर आज क्या है, और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का क्या है। लेकिन हमने जो कहा था हम वो कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि बात क्रेडिबिलिटी की है, और हमने जो कहा है हम उसको लगातार कर रहे हैं। और मुझे लगता है आपने ठीक कहा कि युवा बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कह दूं कि वो युवा आज छत्तीसगढ़ में सरकार को
एक उम्मीद से देखता है, और वो जानता है कि ये सरकार पिछले जो 4.5 सालों से काम कर रही है वो समृद्ध, खुशहाल और सशक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रही है। और इतनी बेहतर अगर इनकी योजनाएं रहती, आपने ठीक कहा कि 15 साल तो जिन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, भर्ती नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उसके बाद आज आके वो एक काला जादू की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता, हमें तो काम करना आता है आदित्य जी, और काला जादू, सफेद जादू, ये सब भाजपा के लोग मुझे लगता है कहीं बेहतर जानते होंगे। और रही बात तिलिस्म की, केदार भैया ने किया था, तिलिस्म की बात उन्होंने की थी, तो मैं कहता हूं जनता सारे सवालों का जवाब दे देगी। और आपने कहा उल्टी गिनती, अगर जनता नहीं चाहेगी तो साहब उल्टी और सीधी गिनती मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जनता ने चाहा था, इसीलिए आपका काम उनको काम पसंद नहीं आया, और 15 साल बेमिसाल आप लोगों को 14 सीटों में लाके छोड़ा है। और आज जिस प्रकार का वक्तव्य आपके नेताओं का आ रहा है, मुझे लगता है अब 14 सीटें भी इस बार नहीं आने वाली हैं। चलिए 65+ का नारा उस समय अमित शाह ने दिया था, फायदा जनता ने हमें उसको वो कर दिया था, और हम 68 से 71 हुए। 75 का नारा आप भी दे रहे हैं इस बार। चलिए कोई बात नहीं। केदार जी, ये बीजेपी को चिंता किस बात की है? कांग्रेस के इस दांव से चिंता है, या बड़ा मुद्दा खुद के हाथ से गवा देने का गम? क्योंकि हम सभी जानते हैं युवा अगर कांग्रेस की तरफ हो गए तो 2023 भी उसी तरह हो जाएगा जैसे 2018 हुआ था। केदार जी, देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारा काम है कि ये सरकार जिन वादों को लेकर और जनता को आकर्षित करके शासन में बैठी है, ये सरकार उन वादों को पूरा करे, ताकि मैं बार बार कई डिबेट में कहा हूं कि ये वोट लूटिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, काहे नहीं बोलते छत्तीसगढ़ के नेता? आप बड़े बड़े जजों के सामने पैरवी करते हैं, क्या ऐसे ही पैरवी करते हैं? मेरे ख्याल से अपने समय का इंतजार करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जब इन लोगों ने वादे किए, वो वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहे? और 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उसमें कहां लिखा था 12वीं पास? उसमें कहां लिखा था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को देंगे? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब इसका तिलिस्म टूट रहा है। मैं फिर से कहूंगा, जनता तो इशारा करती है, छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी शांत है, चिल्लाती नहीं है। कल इशारा कर दिया है सत्ता परिवर्तन का। 1 लाख लोग अपने आवास की मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा की ओर कूच की, और उस कूच में आप देखें सरकार को हो क्या गया है। उन्होंने बड़ी भीड़ में आंसू गैस के गोले फेंके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यह बात सरकारी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि क्या आंसू गैस छोड़ने का नियम मालूम है आपको? उस पे एक अपडेट भी आ गया, गैर जमानती धाराओं के तहत मामला भी दर्ज हो गया 50 कार्यकर्ताओं के ऊपर आपके। जी भाई, करें ना, सरकार आपकी है, कार्यकर्ताओं पर सब करें, पर जिसने अश्रु गैस के गोले फेंके वो तो पैर में फूटा, अगर सर में फूटता तब क्या होता? मुझे इसका जवाब दें। उनके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए? क्या ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के आईपीएस अधिकारी हैं जो इस प्रकार का क्या आदेश देते हैं कि भीड़ में गोला फेंक दो? मेरे छात्र राजनीति की है, छात्र जब रहा हूं, जब से राजनीति की है, पहले भी अश्रु गैस फूटते थे, लाठियां पटकी जाती थी, अनाउंस होता था कि आप तितर बितर हो जाएं, अश्रु गैस छोड़ेंगे नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। फिर खाली जगह देखकर वहां पर, और ये तो पीछे से फेंक रहे हैं कि वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं बड़े टीन के, वहां सामने कुछ दिख नहीं रहा और पीछे से गोले पे गोले आए जा रहे। क्या हो गया ये? आखिर में डर किस बात का है? आप जवाब किसका दोगे? झूठ नहीं, आपको वीडियो दिखा दूं, मेरे पास है और सारे चैनल्स में चल रहा है। ऐसा आपको बमबारी करनी चाहिए? कौन से संविधान में, कौन से लॉ में लिखा है कि पुलिस ऐसे भरी भीड़ में गोले फेंक सकती है? मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूं, मैं वो कानून जानना चाहता हूं। अमित जी बताइए मुझे, अगर आपको कानून का इतनी जानकार है, अगर आप यही तरीका सिखा देंगे आपको बीजेपी। चाहे वो प्रवक्ता बोल रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब करें, यही शिक्षा दिया जाता है क्या? दूसरे विचारधारा के लोगों को यही शिक्षा दिया जाता है? भीड़ में अरे आप सुन लीजिए, बताइए जो ताकत नहीं आपकी, मैं जवाब दे रहा हूँ। बताइए 144 धारा जहां पर लगी हो आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पुलिस वालों पे आप हमला कर रहे हैं, और जिस प्रकार के वीडियो हमारे पास भी है, मैं भी आपको वीडियो भेज देता हूं। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप पहले कानून का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद अगर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो आप अधिकारियों को धमकाने का प्रयास करते। इसका मैं आपकी घोर निंदा करता हूं। अगर आप 144 लगाता, और रही बात, आपको तो नैतिकता के नाते प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। जवाब दो। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए केदार जी, जब हमारे कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को पुलिस से पिटवाया था, हम ऐसी सरकार नहीं है, हम आवाज दबाते नहीं है। हम अपने जमाई से, सीडीआईटी, सीबीआई से विपक्ष को दबाते हैं। हम विपक्ष को दबाने का काम नहीं करते। हम विपक्ष को दबाने का काम नहीं करते।
और किसी भी आपने कहा पीछे से फेंका, मैं आपको बता रहा हूं गलत बोल रहे हैं आप। सामने से फेंका गया था और आंसू गैस से गोले, और आप लोग कल से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बम फेंका, ये फेंका। अरे कब तक गुमराह करेंगे जनता को? जनता सारी चीजों को देख रही है। और अब आपका मैंने कहा ना 14 सीटें आप कानून बताया एक बात बहुत साफ है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारों पर रार हो रही छत्तीसगढ़ में, वो बहुत साफ है। आने वाले समय में युवा बड़ा रोल प्ले करेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव में। दल युवाओं को रिझाने में लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी 2023 में युवा किसके साथ होते हैं। तो आज के मुद्दे में आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।